पीएम धन धान्य योजना की शुरुआत हुई है, तो वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भी आज शुरुआत हुई है। इस विषय पे बात करने के लिए बेहद और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश चंद्र जी, जो कि सदस्य हैं कृषि के नीति आयोग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे अपना वक्त साझा करने के लिए। और अगर आज के दिन के लिहाज से बात की जाए तो इन दोनों योजनाओं के आज शुरू होने के मायने, या कहा जाए इस ऐतिहासिक दिन को कैसे देखा जाए, अब यहाँ से क्या कुछ बड़ा बदलने वाला है पीएम धन धान्य योजना से और मिशन दलहन आत्मनिर्भरता के माध्यम से। रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल यह है कि आज जो प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक दो बड़ी शुरुआत की है योजनाओं की, अगर हम इन दोनों योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से बात करें, क्या कुछ बड़ा बदलने वाला है कृषि क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिहाज से? जी डेफिनेटली, इसीलिए ये दोनों योजनाएं शुरू की हैं। मैं पहले जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम पल्सेस पे आएंगे। हमने देखा कि पिछले 10 वर्ष में जो ये हमारी केंद्रीय सरकार है, इसके 10 वर्षों में जो कृषि का वृद्धि दर है वो आज तक कभी भी 4.5% ग्रोथ नहीं हुआ, जो इस 10 साल में हुआ है। इसके साथ ही यदि हम किसानों को मिलने वाली प्राइसेस देखें, वो भी रियल टर्म में कोई 35% बढ़ी है। तो इन दोनों से यदि हम मैक्रो पिक्चर कुल मिलाकर देश की पिक्चर देखें तो उसमें किसानों की आय में, सेक्टर की आय में एक भूतपूर्व हमें उपलब्धता हासिल हुई है। लेकिन इस बड़ी पिक्चर के नीचे कुछ ऐसी हमारी पॉकेट्स हैं जो अभी भी हम जिनको कह सकते हैं कि वहाँ पर एक डिस्ट्रेस पॉकेट्स हैं। वहाँ पर ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो भी कोई कहीं 1% है, कहीं 1.5% है, कहीं 2% है। कृषि के ऐसे सेगमेंट हैं जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हमारा पशुधन है, फिशरी है। लेकिन कुछ हमारी कोर्स ग्रेन सीरियल्स, कुछ हमारी पल्सेस, कुछ हमारे ऑयल सीड्स, इन सब का यदि हम कपास ग्रोथ रेट देखें तो वो ज़्यादा नहीं है। तो ये जो है क्षेत्र ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। ये इसलिए पीछे रह गया है कि ना तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ना ही इस क्षेत्र में ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर आया है, और ना ही इस क्षेत्र में ज़्यादातर पशु जो धन है उसका विकास हुआ है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी शुरू से ही सबका विकास, कि हमें देश की ग्रोथ, देश को प्रॉस्पेरिटी ऐसे नहीं लानी कि कुछ लोग या मेजॉरिटी की ही जो है प्रॉस्पेरिटी आए, हमें सभी को साथ लेकर चलना है। तो उस लिहाज से फिर जो 100 जिले हैं उनका चयन किया है जो इरिगेशन की वजह से पीछे रह गए, वहाँ कोई क्रॉप इंटेंसिटी नहीं बढ़ पाई, उस वजह से पीछे रह गए। वहाँ बैंक या कोऑपरेटिव का क्रेडिट कम है इसलिए पीछे रह गए। वहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है या कम है इसलिए पीछे रह गए। तो जब आप देखोगे कि 700 जिलों में 100 जिले जो हमारे थोड़ा एग्रीकल्चर में थोड़ा पीछे रह गए, जब वो भी इस जो हमारी एक राह पे हम चल रहे हैं, बहुत अभूतपूर्व ग्रोथ की राह पे चल रहे हैं, तो उससे 15-20% उसमें और एडिशन आएगा। जी रमेश, एक चीज जी सर, एक चीज समझना चाहते हैं आपसे कि जो 100 जिलों का चयन है उसके बारे में भी आपने पैमाना बताया, लेकिन इस बात को कैसे, क्योंकि देश का पूरा भौगोलिक इलाका अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से जब हम जाएंगे तो उसका वो पहलू क्या है? क्या वो जिलों से योजनाएं बन के आएंगी जिसे ऊपर से इम्प्लीमेंट करने का फोकस होगा, और मौजूदा जो योजनाएं हैं उन्हीं को बेहतरी से क्रियान्वयन किया जाएगा, कोई नई योजना नहीं है? थोड़ा सा इसको थोड़ा विस्तार दीजिए सर। ये जो स्कीम बनी है, आपको प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा कि जो हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नीति आयोग के आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक में जो हमने मॉडल यूज किया,
जो उससे हमें अचीवमेंट मिली, उससे इस योजना के लिए एक प्रेरणा मिली और इस मॉडल को उसी तर्ज पे बनाया गया है। जी उसमें ये देखा गया है कि जैसे अब सरकार की कृषि से रिलेटेड ही 10-11 मिनिस्ट्री में कोई 25 के लगभग 30 के लगभग ऐसी स्कीम्स हैं। कई बार उनका पैसा पूरा खर्च नहीं होता, कई बार उनमें हम समन्वय नहीं बना सकते। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि कहीं पे कोई हॉर्टिकल्चर हो रहा है लेकिन उसकी मार्केटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं है। हॉर्टिकल्चर वहाँ टमाटर हुए, फालतू हो गए, उसकी कोई प्रोसेसिंग का अरेंजमेंट जो है नहीं है। कहीं पे कोई सिंचाई में इन्वेस्टमेंट हुई लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो पाया, इसलिए वो सिंचाई में जो है वो पीछे रह गया। तो जो हमारी स्कीम्स हैं 11-12 मिनिस्ट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनमें एक कन्वर्जेंस लाकर कि वो एक दूसरे के पूरक बने, जहां एक में कोई ग्रोथ होता है दूसरा उसको जो है उसमें हेल्प करे। जी अब आपने देखा होगा कि कई जगह बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, केंद्र सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर की तो एमएसपी इम्प्लीमेंट ही नहीं होती वहां पर। तो इसीलिए इसमें आपने देखा होगा कि 3 दालें जहां पर किसानों को अच्छी प्राइस नहीं मिलती, उसको सरकार ने कहा है कि हम 100% सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को एमएसपी मिले, चाहे उसको प्रोक्योरमेंट के थ्रू करें जैसे राइस बीट में कुछ रीजन में करते हैं, या किसी और तरीके से प्राइस सपोर्ट सिस्टम पीएम आशा से करें या प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट से करें, तो हम उससे उसको करें। और ऐसा पास्ट में देखा गया था कि जब 14-15, 15-16 में दालों की कमी से दालों की प्राइसेस ऊपर हुई, तो उसके अगले वर्ष में किसान इतने प्रोत्साहित हुए कि एकदम से 25-30% जो दालों का उत्पादन है वो बढ़ गया था। तो इस बात का हमें पूरा एहसास है कि किसान के लिए सबसे बड़ा जो इंसेंटिव होता है वो आउटपुट की प्राइस होती है, कि उसको आउटपुट की प्राइस मिल जाए। जी तो इसमें ग्राउंड लेवल पे प्रोडक्शन के लिए स्कीमों का कन्वर्जेंस उसके थ्रू, लेकिन किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक जो है एमएसपी 100% सुनिश्चित करने की चर्चा हुई है। जी और जहां किसानों को, कई हमारे ऐसे जिले हैं इस बार कि जो हमारे बैंक लोन देते हैं, हमने ऐसा स्टडी किया है कि कुछ जिलों में तो वो इतना लोन देते हैं कि जितना चाहिए टोटल इनपुट और लेबर के लिए उससे भी ज़्यादा दे देते हैं। कुछ हमारे ऐसे जिले हैं जहां पर वो इनपुट और लेबर का 10% कॉस्ट भी नहीं देते। तो जाहिर है जब किसानों को सस्ते ब्याज पे, इंटरेस्ट सबवेंशन पे क्रेडिट की उपलब्धि होगी, वो अच्छे बीज भी खरीदेंगे, अच्छी जो है न्यूट्रिएंट भी प्लांट्स के लिए खरीदेंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, मेंटेन करेंगे क्रॉप्स को। तो ये सारे पहलू को देखकर कि इसके अंडर क्षेत्र कैसे बढ़े, इसकी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज करें, जैसे उस पे बीज, यदि हम किसानों को सब्सिडी पे इसके बीज देंगे, ट्रीटेड बीज देंगे जिनको बीमारी नहीं लगेगी, जर्मिनेशन उससे बेहतर हो जाएगा, उससे एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आएगी। और किसानों को जब पता है मुझे अच्छी कीमत मिल रही है, वो उसकी जी अच्छी संभाल भी करेंगे। जी तो ये बहुत से फैक्टर्स को मिला के इसको जो है जी लक्ष्य को प्राप्त जी करने के सर, लिए रमेश डिजाइन जी किया। जी सर, अगले 6 वर्षों के लिए अगर हम दलहन के लिहाज से आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखें, तो क्या अगले 6 वर्षों में बढ़ती हुई हमारी दलहन की मांग, देश की मांग और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करने तक की जो क्षमताएं हैं, क्या वो अगले 6 वर्षों में इस मिशन से पूरी होंगी या हमको अभी और लंबा सफर तय करना पड़ेगा? जी जी, हमारे जो वर्किंग ग्रुप से हम करवाते हैं प्रोजेक्शन के 2035 तक और 2030-31 तक हमारी कितनी डिमांड होगी, उसको मैच करने के लिए जैसे अब हम देख रहे हैं कि 25 मिलियन टन पैदावार है और 7 मिलियन टन हमने बाहर से जो है इंपोर्ट हुआ, तो कुल मिला के कोई 30-31 मिलियन टन की जो है डिमांड हुई। अगले 5-6 साल में हमारे ऐसे आंकड़े हैं कि ये डिमांड बढ़ के कोई 36-37 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी और उस लक्ष्य को प्राप्त करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
जी दरअसल यदि पिछले 10 साल में देखा जाए तब भी पल्सेस की ग्रोथ रेट अच्छी रही है, लेकिन उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है। आपको मैं शेयर करना चाहता हूं आपके चैनल से, जो प्रधानमंत्री जी ने भी न्यूट्रिशन की बात की, कि हम सीरियल का इतना हमारे पास उपलब्धता है, हम सरप्लस हैं, अपनी प्रोडक्शन का 25% राइस हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उपभोक्ता की प्रेफरेंस सीरियल की कंजम्पशन बढ़ाने की नहीं है। वो पहले, आज से 10 साल पहले एक आदमी हर महीने 11 किलो सीरियल खाता था, तो लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि अब वो 9 किलो सीरियल ही खाता है। तो इससे जाहिर है कि उससे उसकी एनर्जी इंटेक, प्रोटीन इंटेक पे असर पड़ता है। तो कंज्यूमर की ये प्रेफरेंस है कि मैं प्रोटीन रिच जो दालें हैं मैं उनको ज्यादा खा सकता हूं। तो यदि जो सीरियल का डिक्लाइन प्रेफरेंस की वजह से हो रहा है, हम उसको पल्सेस से कॉम्पनसेट करेंगे तो वो जो एक एनर्जी डेफिशिएंसी है वो भी पूरा होगा। एक प्रोटीन जो है, पल्सेस प्रोटीन रिच होती हैं, अमीनो एसिड वगैरह स्पेशल प्रोटीन है इसमें, तो वो भी उसकी भी भरपाई होगी। बिल्कुल, और खासतौर से भारत का जो वेजिटेरियन बड़ा एक समूह है उसके लिए तो दाल एक सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत होता है। सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी काफ़ी है, अगर पीएम धन धान्य योजना के लिहाज से बात करें तो डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग करना, नीति आयोग के माध्यम से जिला स्तर तक की जो पूरी व्यवस्था है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से कैसे इसको कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन तेजी से, बेहतरी से करेंगे? एक छोटा सा जवाब सर इस पे। जी, जैसा मैंने पहले कहा कि नीति आयोग के पास जिलों के साथ, मिनिस्ट्री के साथ मिलके जो पहले हमने आकांक्षी जिलों में उपलब्धियां हासिल की, फिर हमने आकांक्षी खंड जो ब्लॉक्स हैं उसी मॉडल को उस पे रेप्लिकेट किया, वहाँ भी जो है सफलता मिल रही है। मुझे पक्का विश्वास है कि उसी मॉडल को, एक हमारा एक्सपीरियंस पहले से ही है, जब वहाँ वो हम कामयाब हो गए तो इस एक्सपीरियंस के साथ हमें पल्सेस में भी डेफिनेटली एक जो है सफलता मिलेगी। और पहले हमने पल्सेस में भी देखा था कि जब हमने NFSM शुरू किया, जब सीड विलेज शुरू करके किसानों को सीड ही एक अच्छी क्वालिटी का दिया, एकदम से पल्सेस की प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज हुआ था। तो ये मिलजुल के कि किसानों को सीड देना, ट्रीटेड सीड देना, अच्छी उनकी सपोर्ट क्रेडिट के लिए करना, उनको MSP का एक इंसेंटिव देना, और जो हर तरह से नई टेक्नोलॉजी है वो देना, पक्का उनसे, और हमारा एक्सपीरियंस जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का रहा है वो भी काफी मददगार एक तरीके से साबित होगा। सर, वक्त इतना ही अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर